बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है और हुकूमत परेशान है, सरगर्दान है कि इसका क्या हल निकालें। हम यकीनन हुकूमत चाहती होगी कि वो कुछ ना कुछ इस मामले को कंट्रोल करे, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इन दोनों का या तीनों का, पानी का, गैस का, पेट्रोल का और बिजली का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्यों वक्त के साथ साथ ये महंगी होती जा रही है, आज के जरिए में हम सादा अल्फाज में इस मौजू को समझना चाहेंगे। जितना ये कॉम्प्लिकेटेड मौजू है, मुझे ख़ुद भी पूरी तरह इसकी समझ नहीं आती, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आप आज के मेहमान से इसको सादा अल्फाज में समझ ले कि मामला है क्या और काबू में क्यों नहीं आ रहा है। हमारे आज के जगह के मेहमान हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम व पानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सादा अल्फाज में हमें समझा दें, आज ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, सर्कुलर डेटा और फलां और उधर तो आप लोग टॉक शोज़ में एक दूसरे को जवाब दे देते हैं, लेकिन पहले तो ये मुझे समझा दीजिए कि पेट्रोल, गैस और बिजली का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। देखिए, सबसे बड़ा ताल्लुक़ तो ये है कि किसी भी मुल्क को, हमारे पास तकरीबन 24 करोड़ लोग हैं जो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे। तो इनको तवानाई की ज़रूरत होगी। लोगों को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। आप ज़िंदा रहते हैं, सारा दिन जो काम करते हैं, लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, बिजली जलाते हैं, जितने ज़्यादा अफराद मुल्क के होंगे उतनी ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होगी। ठीक, उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, उतनी ज़्यादा मोटरसाइकिलें होंगी, तो पेट्रोल की ज़रूरत होगी वगैरह वगैरह। तो तवानाई की ज़रूरत है, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आपकी पॉपुलेशन से। दूसरी बात यह है कि आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, तो 1% तरक्की करने के लिए मुमालिक को तकरीबन 1.5 से 2% तवानाई ऐड करनी पड़ती। यानी जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको आप मईशत कहते हैं, मईशत के अंदर दुकानें चलती हैं, तनूर चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, होटल हैं, तो इंडस्ट्री चल रही होती है, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, गोदाम बन रहे होते हैं, उनमें गंदम ख़रीदी जा रही होती है, गंदम रखी जा रही होती है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। तो हर एक्टिविटी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हस्पताल हो, जिसको आप बज़ाहिर आपको दिखता है कि सोशल वेलफेयर है, वो तमाम चीज़ें हमारी मईशत से जुड़ी हुई हैं। उससे ज़रिए लोगों को नौकरी मिलती है या मईशत बढ़ती है। अब 1% मईशत बढ़ाने के लिए आपको तकरीबन 1.5% से 2%, ये डिपेंड करता है कि जिन जगहों पे ऐसी चीज़ें हो रही हों जिनमें तवानाई ना हो लगे, तो वहाँ पे 1% एडिशन के लिए 1% ही बिजली चाहिए। मगर ज़्यादातर ममालिक में 1.5 से 2% आपको बिजली चाहिए तरक्की करने के लिए, मईशत की हर साल बढ़ाना ज़रूरी है। हर साल के लिए, मतलब अगर आप बढ़ाना चाहते हैं मईशत, तो मईशत के अंदर एक अहम चीज़ जो डलती है वो तवानाई है। अगर तवानाई नहीं होगी तो मईशत नहीं बढ़ पाएगी। और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा 2013 में यहाँ पे 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो जीडीपी मुल्क की यानी तरक्की की शरह बैठ गई, बिल्कुल सिफर हो गई। तो जब बिजली आनी शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता मईशत भी चलनी शुरू हो गई, और मईशत की जो रफ्तार थी बढ़ने की, जिसको जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, वो भी 6% तक आ गई। तो जब बिजली नहीं होगी वो गिर जाएगी, जब बिजली और तवानाई गैस आएगी तो बढ़ना शुरू हो जाएगी, चाहे वो दुकान हो या कोई और चीज़ हो। ठीक, तो इतनी लंबी बात मैंने किस लिए की कि अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए और अपने मुल्क की तरक्की को देखते हुए हमें ये प्लान करना है कि हमें कितनी तवानाई की ज़रूरत है आने वाले वक्त के लिए। पॉलिसी का मतलब ये तो नहीं कि आज जो ज़रूरत है वो कैसे पूरी करनी है। पॉलिसी का मतलब तो ये है कि आप सोचें, गुमान में लाएं 5-7 साल बाद मुल्क कैसा होगा, उसकी क्या ज़रूरियात होंगी, और आज वो क्या पॉलिसीज़ मुरतब की जाएं कि वो ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो ये है आसान तरीन जवाब मईशत से जो लगाव है या ताल्लुक़ है तवानाई का, उसका। अब दूसरा अहम पहलू आ जाता है पॉलिसी के हवाले से कि ऐसी तवानाई को क्या करना है जो कोई ख़रीद ही ना सके, जो अब हो रहा है। यानी वो तवानाई जो गरीब आदमी क्या, मिडिल क्लास क्या, लोअर मिडिल क्लास क्या, अमीर आदमी को भी चुभनी शुरू हो जाए, जो कि हमारे मुल्क में ऐसे ही 2-4-5% है। वैसे तो मुल्क की मईशत बनी उन 2-4-5% के लिए, इससे भी कम है असल में। जिनके लिए मईशत बनी वो तो इससे भी कम है, जो सरमायादार माफिया है।
अब आपने कह दिया तो मैं दोबारा आप ही की बात को क्या रिपीट करूंगा, मैं करूंगा तो थोड़ी देर में वो ट्रेंड चल जाएगा मेरे खिलाफ कोई। लेकिन बात आपकी ठीक है, यानी वो 1-2% जो मुल्क के अंदर जिन लोगों का डिस्प्रपोर्शनेट कंट्रोल है मईशत के ऊपर, जब उनको भी चुभनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि काम बहुत ही ख़राब हो गया, कि गरीब आदमी तो वैसे ही पिसता रहता है। तो दूसरी जो अहम पहलू है तवानाई में वो है अफोर्डेबिलिटी का, यानी उस तवानाई का क्या फ़ायदा जो कोई ख़रीद ही ना सके, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक फैमिली हो जिसने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, या वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो चक्की हो आटे की। अब तो ऐसी सूरत हाल हो गई है कि गरीब तो क्या अमीर लोग भी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? वो तो बाद में बताते हैं ना कर क्या रहे हैं। पहले तो आपने कहा कि है क्या, ठीक है। तो ये दूसरा मैंने मुकदमा, पहला मैंने आपको बताया कि हमें ज़रूरत कितनी है वो पूरी करनी है आने वाले वक्त में। दूसरा ये बताया कि ज़रूरत किसी ऐसे तरीक़ाकार से पूरी करनी है कि बिजली की कीमत जो है और तवानाई की कीमत यानी गैस की कीमत यानी पेट्रोल की कीमत नीचे आती जाए, बढ़ती नहीं जाए, लोग उसको इस्तेमाल कर सकें और इस्तेमाल के ज़रिए अपने ख़ानदान को भी आगे बढ़ा सकें और मुल्क को भी आगे बढ़ा सकें। तीसरी अहम चीज़ जो है वो आ जाती है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। और देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या है, हमारे यहाँ 2 किस्म की सस्टेनेबिलिटीज़ हैं। अब हम 18 बिलियन डॉलर से 26 बिलियन 24 बिलियन डॉलर तक की तवानाई इंपोर्ट करते हैं, हर साल मुख्तलिफ नंबर होता है, लेकिन अब वो 20 से 25 अरब डॉलर तक जा पहुँचा है तवानाई की सिर्फ इंपोर्ट जो है। और हमारी कुल एक्सपोर्ट जो है वो मिला के आपके सामने ही है, 25, 26, 27 जहाँ तक भी हम पहुँचते हैं। बहुत तीर मारें तो मुश्किल से 30 तक पहुँचेंगे या पहुँचते हैं। तो अब आप सोचें कि आपको डॉलर मिलते कहाँ से हैं? वाहिद पाकिस्तान के पास जो तरीका है डॉलर ख़रीदने का वो है एक्सपोर्ट। इधर से रुपए में चीज़ बनाई, वहाँ पे बेची डॉलर में, डॉलर आ गए मुल्क में, तो डॉलर का ज़ख़ीरा बढ़ना शुरू हो गया। अब आपने उस ज़ख़ीरे में से जो आप 30 बिलियन मान लें, अगरचे 30 बिलियन नहीं, वो 24 और 28 के दरमियान में घूमता रहता है, लेकिन आप 30 मान लें, कुल मिला के 30 बिलियन आप डॉलर लेकर आए मुल्क में, और उसमें से तकरीबन 24 बिलियन डॉलर की, 24 अरब डॉलर की या 22 अरब डॉलर की सिर्फ आपने तवानाई ख़रीद ली। तो पीछे क्या रह गया? अब आपने बाकी जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, अद्विया इंपोर्ट करनी है, या अद्विया के लिए केमिकल्स इंपोर्ट करने हैं, या अपनी तरक्की के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने हैं, या फूड ग्रेन के अंदर जो आपकी ये घी बनता है उसके लिए तेल, या उसके लिए जो सोयाबीन या कॉर्नफ्लावर, ये जो भी आपने इंपोर्ट करना है, तो बाकी तमाम चीज़ें जो मुल्क में इंपोर्ट होनी है वो कहाँ से होंगी? नतीजतन ये होता है कि इंपोर्ट का हमारा बिल हो जाता है 60 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर। हम खींचते हैं तो वो 40-50 पे आ जाता है, ज़रा छोड़ते हैं तो वो 70-80 पे चला जाता है। मगर जहाँ से हमें डॉलर आने हैं वो सिर्फ है 24-25 अरब डॉलर, 26 अरब डॉलर। तो वो जो फ़र्क है, जिसको कुछ हद तक तो हमारी रेमिटेंसेस बाहर से जो लोग पैसे भेजते हैं वो पूरा करता है, बाकी खप्पा जो है वो मुल्क को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, बैंक्रप्सी की तरफ लेकर जा रहा है। ये इतनी लंबी मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि मैं आपको ये बता सकूं कि जितनी आपकी एक्सपोर्ट है कुल, उसका तकरीबन 80% तो सिर्फ तवानाई की इंपोर्ट में है। तो सस्टेनेबिलिटी एक हमने ये करनी है कि तवानाई के ऐसे ज़राए हमने पैदा करने हैं जिनमें डॉलर की ज़रूरत ना हो। दूसरी जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है वो आपके सामने, बारिश होती है, अभी आप देख रहे हैं, ज़रा बेवक्त बारिश हो तो क्या होता है? गंदुम तबाह हो जाती है। और अगर इससे भी ज़्यादा बेवक्त बारिश हो जैसा कि पिछले साल हुई थी तो पूरा आधे से ज़्यादा सिंध बह गया, हज़ारों साल का कल्चर बर्बाद हो गया। यानी वो मसाजिद, वो घर, वो कई 100 साल, कई हज़ार साल पुरानी तहज़ीब सब समंदर में गर्क हो गई। तो जब तक हमारे गुमान में ये बात नहीं आएगी कि हमने अपनी एनवायरनमेंट को भी साथ के साथ प्रोटेक्ट करना है, और ये धुआं निकालने वाली, चाहे वो बिजली के कारखाने हों, चाहे वो पेट्रोल निकालने के कारखाने हों, या वो माइनिंग हो, जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता होना चाहिए कि अगरचे हमारे मुल्क का अपना कार्बन फुटप्रिंट तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप कोई हीट मैप बनाए तो आपको नज़र भी ना आए पाकिस्तान, लेकिन भाई अगर क्लाइमेट बर्बाद हो गई तो पाकिस्तान तो एक वैली की तरह हिमालयाज़ के नीचे पड़ा हुआ है।
बिल्कुल वैली की तरह। तो अगर वहाँ से ग्लेशियर पिघले तो पूरा मुल्क वॉश अवे हो जाएगा। तो क्लाइमेट के नुक्ता नज़र से भी हमें सस्टेनेबिलिटी करनी। तो 3 चीज़ें हो गई। ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक कैसे हैं? वो ना लिंक अभी पैदा करते हैं इनका। हाँ। आपका प्रोग्राम बाकी है प्रोग्राम, तो वरना कैसे चलेगा अगर लिंक पैदा नहीं करेंगे। हाँ। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी आने वाले वक्त में तवानाई की ज़रूरत पूरी करना, एक ऐसे तरीके से करना कि लोग उसको ख़रीद सकें, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में हो, अफोर्डेबिलिटी में हो, और तरीक़ाकार ऐसा अपनाना कि उसके लिए कोई ज़र्र मुबादला का ऐसा खप्पा ना बन जाए जिसके अंदर पूरा मुल्क डूब जाए, और थोड़ा सा क्लाइमेट का ख्याल करना। ये हमारे 4 महवर हैं पॉलिसी के, जिनके इर्द गिर्द पूरी एनर्जी की पॉलिसी बन रही। तो आपने अहम सवाल ये पूछा कि इसमें बिजली और गैस का आपस में क्या क्या और पेट्रोल का। हाँ, देखिए बात यह है कि हम बिजली बनाते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। तो हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट हैं बिजली बनाने के। उनसे ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दुनिया भर में ईजाद नहीं हुई। ये जो हमारे हवेली, बहादुर शाह, भिक्की, इस तरह के जो 4-5 प्लांट लगे हुए हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट हैं। इनसे ज़्यादा एफिशिएंट मशीन अभी तक ईजाद नहीं हुई। 60% एफिशिएंसी, 62% एफिशिएंसी पे ये प्लांट चलते हैं। जब आप पॉलिसी के तहत ये फैसला करते हैं कि इन्हें LNG मिलनी चाहिए, जो कि फ़ैसला है, जब आप ये फ़ैसला करते हैं जो है, तो उसके नतीजे में बिजली की पैदावारी कीमत इन फैक्ट्रियों में 22 से 26 रुपए होती, सिर्फ पैदावारी कीमत। अगर इसी को आप जो गैस पाइप में आपको मिलती है, जो आप चूल्हों में जलाते हैं, हम भी जलाते हैं, जला देते हैं, बस वो जल जाती है और खाना तैयार हो जाता है, अगर उस गैस से बनाया जाए तो बिजली की पैदावारी कीमत जो है वो 22-26 रुपए से कम हो के 10-12 रुपए हो जाएगी। ठीक। और अगर उस कीमत पे बनाया जाए जिस पे हम, और अगर डैम से बनाया जाए तो और भी कम हो जाएगी। नहीं, वो डैम से गैस नहीं निकलती ना, ये गैस बिजली की बात कर रहा हूं। मैं उस पे भी आता हूँ, तो और भी सस्ती, उस पे भी आता हूँ, उस पे भी आता हूँ। लेकिन अगर उसको उस कीमत पे बनाया जाए जिस पे हमारे जो कुएं हैं उनसे गैस निकल रही है, जो हम डायरेक्टली फर्टिलाइज़र खाद की फैक्ट्रियों को देते हैं और साथ में बिजली के बोसीदा पुराने इनएफिशिएंट कारखानों को देते हैं, अगर उस गैस से चलाया जाए तो 6-8 रुपए की बिजली बन जाएगी। तो चलें आप 6-8 को छोड़ दें, 10 रुपए मान लें, 10-12 रुपए की बिजली पॉलिसी के ज़रिए हम 26 रुपए की बनाते हैं। ये है वो ताल्लुक पेट्रोलियम में और पावर में, कि अगर हम गैस जो चूल्हों में जला रहे हैं उसके ज़रिए उसी आवाम को, और गैस के बारे में भी बता दूं, पूरे मुल्क के अंदर 27% लोग हैं जिनके पास गैस के कनेक्शन है, और 99% लोग हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन है। दोबारा बता दूं? नहीं, समझ आ गई। नहीं, आवाम के लिए जी। 27% लोग हैं कुल मिला के जो गैस के ज़रिए अपना काम घर चलाते हैं। 99% लोग हैं जिनके घर में बिजली लगी हुई है। अगर आप गैस की कीमत उनके लिए कम करें जिनके पास गैस लगी हुई है, तो 27% पाकिस्तान के लोग फ़ायदा उठाएंगे। अगर उसके ज़रिए आप बिजली की कीमत कम करें तो 99% पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएंगे। ये है ताल्लुक गैस का और बिजली का। लेकिन क्योंकि गैस का महकमा मेरे पास है और बिजली का महकमा सरदार अवैस लगारी मेरे भाई जो हैं उनके पास है, इस वजह से मैं कहता हूँ भाई मुझे उससे क्या लगे कि 99% हैं या 95% हैं या 60% हैं, मुझे तो ये 27% जो है इनकी गैस अगर मैं सस्ती कर दूँ तो सब नारा मारेंगे, वाह जी डॉक्टर साहब ने तो कमाल कर दिया। अवैस लगारी साहब के साथ क्या हुआ? किसी को गर्ज नहीं है। उनकी वजह से 99% पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ? किसी को गर्ज नहीं। तो जब मुझसे आप हिसाब ही सिर्फ लेते हैं गैस का, तो मुल्क की बेहतरी कैसे होगी? तो मुल्क की बेहतरी तो उस वक्त होगी जब काबीना अपने आप को काबीना मानेगी, जब सूबे और वफाक अपने आप को एक मुल्क मानेंगे, जब ये सूबा नहीं कहेगा कि ये गैस को इस तरह इस्तेमाल आप करेंगे तो मैं ये वे कर दूंगा, या कोई वज़ीर गैस का ये नहीं कहेगा कि मेरी गैस अगर आपने सस्ती करने की कोशिश की, मुझे तो 26 रुपए की मैं गैस बेच रहा हूँ, आप कहते हैं सस्ती गैस दे दूँ इनको, तो 26 रुपए वाली का क्या करूँ? जब तक ये एक हम यूनिटी, एक इकाई, एक मुल्क की तरह सोचना नहीं शुरू करेंगे, जिसका मतलब है कि वज़ीर
पेट्रोलियम जो है उसको उतनी गर्ज बिजली से है जितनी बिजली के वज़ीर को गर्ज है पेट्रोलियम से, और दोनों को पानी के वज़ीर से। जब तक ये बातें इकट्ठी नहीं होंगी, हम एक इकाई में मुल्क के लिए काबीना के तौर पे नहीं सोचेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये है वो लिंक। दोनों तो एक जमात के हैं ना, काबीना में तो कोई मसला नहीं। मुख्तलिफ जमातों के भी हों तो सोच तो यही, जब आप काबीना में हल्फ लेते हैं तो जमात का हल्फ तो नहीं लेते। जमात का हल्फ तो आपने 20-30 साल पहले ले लिया होता है, और फिर उसको क्या पामाल करते हैं, कभी इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, फिर दोनों पार्टियां, फिर दोनों में नई तीसरी पार्टी, फिर नई पार्टी। वो पामाली तो अलहदा है, वो हल्फ जो आप लेते हैं पार्टी के साथ वो तो अलहदा है। लेकिन जब काबीना का आपने हल्फ ले लिया तो आपने पाकिस्तान का हल्फ लिया, आपने अवाम का, लोगों का हल्फ के लिए हल्फ लिया, उनके मुफाद में हल्फ। हमारा काम चलता है, हमारा काम चलता है ब्रेक से। तो एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि वज़ीर पेट्रोलियम है और पानी के वज़ीर हैं। डॉक्टर साहब, कोई उम्मीद है, ये जो मसाइल आपने बड़े तफसील से बयान किए, आप जैसे समझदार आदमी वज़ीर हैं, तो कोई गैस, बिजली और इसमें पेट्रोल में कोई लोगों को रियायत मिल सकती है? कोई आप सोच रहे हैं, कोई मंसूबा बनाया हुआ है? देखिए, पहले तो मुझ पे समझदारी का इल्ज़ाम आज तक किसी ने नहीं लगाया, एंड आई होप मेरे वो जो फैमिली है वो ये देख रही हो, ताकि वो भी सुन लें। आपकी बात दोबारा गई, आप बड़े समझदार वज़ीर हैं माशाल्लाह। वैसे ही इल्ज़ाम मुझ पे, लेकिन आपकी ये समझदारी अगर गरीब आदमी के काम आ जाए तो तब हम मानेंगे। जी हाँ, देखिए, हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं चीदा जो मैं आपको बताने की, मेरे ख्याल में इसमें मैंने कुछ जवाब तो आपको सवालों की शक्ल में ही दे दिए हैं या तबसरे की शक्ल में दे दिए हैं। मैं कुछ तफसील से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम इस वक्त नई पॉलिसी हमने मुरतब की है, जिसके ज़रिए हम ये चाहते हैं कि कंसेशंस, यानी हमारे इलाके जहाँ से गैस मिलने के इम्कानात हैं और पेट्रोल मिलने के इम्कानात हैं, बजाय इसके कि हम बैनुल अक़वामी मंडी से जाके ये चीज़ें ख़रीदें, हमने फ़ैसला ये किया है कि अपने मुल्क में, बिलखसूस बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, जो हमारा एक्सप्लोरेशन यानी गैस और बिजली दरियाफ़्त करने की पॉलिसी है, उसको एक बड़े एग्रेसिव तरीके से लेकर आगे चलें, ताकि हमारे अपने मुल्क में गैस पैदा हो और अपने मुल्क में से पेट्रोल जो है वो निकले। एक तो ये है। ठीक। दूसरा हमने जो काम किया वो ये कि हम बैनुल अक़वामी मंडी में ख़रीदते हैं रिफ़ाइंड प्रोडक्ट्स। रिफ़ाइंड प्रोडक्ट क्या होती है? एक तो होता है ख़ाम तेल, वो जाता है रिफ़ाइनरी में, रिफ़ाइनरी से निकलता है वो पेट्रोल और डीज़ल जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस वक्त तकरीबन 8 मिलियन टन जो है वो इंपोर्ट करते हैं, इससे भी ज़्यादा करते हैं। तो हम ख़ाम तेल मंगवा के पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के बजाय हम सीधा ही पेट्रोल और डीज़ल इंपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि पेट्रोल और डीज़ल महंगा मिलता है बैनुल अक़वामी मंडी में और ख़ाम तेल सस्ता मिलता है। पेट्रोल और बिलखसूस डीज़ल के ऊपर एक चीज़ होती है जिसको प्रीमियम कहते हैं, यानी जो बैनुल अक़वामी कीमत होती है उससे भी $2-3-4 ज़्यादा महंगा हमें पेट्रोल और डीज़ल मिलता है। उसमें कंट्री रिस्क भी है, उसमें एलसीज भी हैं, उसमें बहुत से मामलात हैं। तो ये जो फ़र्क है 8 मिलियन या 10 मिलियन टन या 12 मिलियन टन जो हम ख़ाम तेल के बजाय ख़ाम तेल मंगवा के यहाँ पे अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाएं, जो हम बाहर से डीज़ल और पेट्रोल मंगवाते हैं, तो मुल्क को बहुत बड़ा एक धचका लगता है। उसके लिए इस वक्त तो ये हुआ कि आप ख़ाम तेल मंगवाएंगे और पाकिस्तान में जो अभी सऊदी अरब के जो एक पूरा आया हुआ था वफ़द, उससे हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान में हमारी जो पुरानी रिफ़ाइनरीज़ हैं उनको भी बेहतर करने में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उससे ज़्यादा वो निकल सकें पेट्रोल और डीज़ल। और वो चीज़ जिसमें हमें नुकसान होती है, ये ब्लैक ऑयल या फर्नेस ऑयल जो है, वो कम हो जाए। एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, दूसरा एक नई वर्ल्ड क्लास रिफ़ाइनरी लगाएँ। रिफ़ाइनरी के भी 2 हैं हमारे सामने इस वक्त जो प्रपोजल्स हैं। एक तो यही कि ख़ाम तेल लें और पेट्रोल बनवा लें, एक तो ये होगा। दूसरा जो उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ हम इस वक्त नेगोशिएशन शुरू की है हमने, वो ये है कि ख़ाम तेल लाएं
और बजाय इसके कि पेट्रोल और डीज़ल उससे बनाएं, हम उसे पेट्रोकेमिकल्स या केमिकल्स बनाएं जिनकी मंडी दुनिया है। उसमें से अगर 1/3 हम पाकिस्तान के इस्तेमाल में रख लें या आधा पाकिस्तान के इस्तेमाल में रख लें, क्योंकि पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी की आधी से ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान में, और बाकी सब एक्सपोर्ट कर दें, तो हमारे 2 मामलात हल हो गए। एक तो हमने इंपोर्ट जो डॉलरों में केमिकल्स की करते हैं वो ख़त्म हो गई, दूसरा बैनुल अक़वामी मंडी में हमने अपनी चीज़ बेच के डॉलर वापस लेकर आए। तो दोनों रिफाइनरियां जो हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, पेट्रोल वाली भी और केमिकल वाली भी। ठीक, तो ये दूसरा तरीक़ाकार है इसको बेहतर करने का। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि मैंने आपको बताया कि 3 किस्म की गैस है हमारे पास। एक है ये LNG जिसके ज़रिए हम बिजली बनाते हैं, 26 रुपए की, 24 रुपए की। आई स्वेयर जुर्म है, लेकिन बहरहाल 24-26 रुपए की बिजली बना। एक तो वो हमारे पास गैस है 1000 मिलियन यूनिट दिन का। मैं वो MMBTU है टर्म, लेकिन मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ कि यूनिट मान लें MMBTU को। तो 1000 मिलियन आपकी गैस आती है यूनिट LNG की। LNG आपको पड़ती है तकरीबन, आप समझ लें कोई $13 की, $12 की, डिपेंड करता है वो भाव क्या चल रहा है। इस वक्त की कीमत के मुताबिक वो हमें पड़ती तकरीबन 3600 रुपये। ये 4000 4,500 तक भी गई है, मगर इस वक्त हमें 3600 रुपये की गैस मिल रही है 1000 मिलियन यूनिट, जो LNG की शक्ल में आती, जो हम जिसके ज़रिए बिजली बनाते हैं, जिसके नीचे कमज़ोर तरीन तबका जो है वो पिसता है जब उसका बिजली का बिल आता है, और 99%। दूसरी गैस वो है जो पाइपों के ज़रिए आती है, ये है तकरीबन 1600 रुपये की, और ये भी तकरीबन आप मान लें 1500 या 1600 मिलियन यूनिट है। ठीक है, और ये 1600 की है। 1000 मिलियन यूनिट जो है वो 3600 का है, 1600 मिलियन यूनिट जो है वो तकरीबन 1600 का है, और 1200 यूनिट जो है जो वेल हेड से निकल रहा है उसकी काफ़ी प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन आप मान लें वो 800-900 का है। अगर इन तमाम गैस प्राइसेस को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक, तो एक एवरेज प्राइस निकल आएगी। उस एवरेज प्राइस के ऊपर अगर इंडस्ट्री को दिया जाए, गैस दी जाए, तो इंडस्ट्री जो अब 1 शिफ्ट चल रही है वो 3 शिफ्ट चलेगी। अगर उस एवरेज प्राइस पे बिजली वालों को ये गैस दी जाए तो बिजली की कीमत 26 रुपए वाली जो है वो 14 रुपए पे आ जाएगी या 13 रुपए पे आ जाएगी। और उस कीमत के ऊपर अगर कमज़ोर लोग, जो गरीब तरीन लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कुल मिला के सिर्फ 27% है, मगर कमज़ोर को प्रोटेक्ट किया जाए और बाकी को लिए एक ख़ास वो टैरिफ मुकर्रर कर दिया जाए, तो सारे मुल्क का भला हो जाएगा, सारे मुल्क का भला हो जाएगा। ये है तजवीज़ कि इन तमाम मुख्तलिफ, किसी ने कहा ये वेल हेड है। लेकिन आपने पिछली हुकूमत में, आज जब तक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, तो आपने कहा कि मैं ये सब्सिडी वगैरह जो है सरमाएदारों की बजाय मैं गरीबों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। पिछली हुकूमत में हमने ये किया कि अमीर और गरीब का टैरिफ अलहदा कर दिया, यानी जो भाव, जिस भाव गैस मिलती है अमीर को और जिस भाव मिलती है गैस को, उसको अलहदा कर दिया, और अमीर गरीब को जो 66% थे उस वक्त, 66% पाकिस्तान के लोग जो गैस इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर दिया, और उनका बोझ जो है वो बाकी जो अमीर लोग जो साहिबे, यानी अल्लाह ने उनको कुछ दिया है, बहुत अमीर तो वो भी नहीं है, तो मुझे उनका भी दुख होता है जब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बिल बढ़ते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही गरीब, वो हमारी माएँ बहनें जो एक पीढ़ी पे बैठ के एक वो जो चूल्हा होता है उसके ऊपर 2 वक्त खाना बनाती हैं या चाय बनाती हैं, उनको प्रोटेक्ट, अगर जो 66% है मुल्क का, जो हमें नज़र नहीं आता, इनविजिबल है, उसको प्रोटेक्ट कर दें, तो अगर थोड़ा बोझ जिनको अल्लाह ने कुछ दिया है उन पर डाल दिया जाए, तो मेरे ख्याल में था ये अहम फैसला है। पेट्रोल और बिजली में ऐसा कुछ नहीं हो सकता? नहीं, पहले ये बात ख़त्म करूँ मैं आपकी। जी। पहली बात तो ये है कि उस वक्त हमने उनको प्रोटेक्ट किया। ये जो अब मैंने नई तजवीज़ आपके सामने रखी है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो अपने आप को एक इकाई तस्वुर करें, ना बिजली वाले बिजली सोचें, ना गैस वाले गैस सोचें,
ना वफाक वाले वफाक सोचें, ना सूबों वाले सूबे सोचें, और सोचें कि हमारे मुल्क के लोगों का भला कैसे होगा। तो ये जो तजवीज़ मैंने आपके सामने रखी है कि सस्ती महंगी गैस को जब जोड़ेंगे तो एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाएगी, उस एवरेज कॉस्ट से कारखाने भी धड़ाधड़ चलेंगे, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और बिजली की कीमत भी कम होगी, जिससे फर्दर जो है कारखाने चलेंगे। अब मेरी तजवीज़ ये है कि ये काम हम करें, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम नहीं, ये काबीना का काम है। पेट्रोलियम के वज़ीर को तो चाहिए कि महंगी गैस बेचे और पैसे कमाए, लेकिन मुल्क का मुफाद इसमें नहीं है। इस वजह से अब मेरी इस दफ़ा का जो इस वक्त मेरा फोकस है, पहले टैरिफ अलहदा करना था, अब ये तमाम गैस इकट्ठी करके पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाना है, सनत को चलाना है, किसान को चलाना है, किसान को सब्सिडी देनी है खाद की डायरेक्टली। ये हैं वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त हमारा फोकस है। आखिरी बात, आज तो आपको बोलने ही नहीं दे रहा। यही तो मसला है कि बोलने ही नहीं दे रहे। मुझे बोलने ना दे, लेकिन जवाब सही दे दीजिए। आखिरी बात सस्टेनेबिलिटी की। आदि तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि हम अपने मुल्क में कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लोरेशन की, और खाम तेल की यहाँ पे रिफाइनरीज़ लगा रहे हैं जिसमें केमिकल भी बने और पेट्रोल भी बने। तीसरी अहम चीज़ है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के तहत हर पाकिस्तान की पेट्रोलियम की कंपनी को ये हिदायत की गई है कि वो एक रिन्यूएबल कंपनी की सब्सिडियरी बनाए। अभी जब हम कहते हैं शमसी तवानाई के लिए हमने बिड करनी है तो डॉलर में बिड आती है। अरे भाई, जब पाकिस्तानी कंपनियां उस पर बिड करेंगी तो रुपए में करेंगी, जो रुपए कमाती हैं। तो एक नई मार्केट प्लेस शमसी तवानाई की रुपयों में कायम होनी शुरू हो जाएगी, जिससे डॉलर का बोझ भी चला जाएगा, सस्ती बिजली भी हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सस्ती तरीन बिजली है शमसी तवानाई, लेकिन ये होती सिर्फ 8 घंटे के लिए दिन में, 24 घंटे के लिए नहीं होती। तो वो एक मिक्स हमें बनाना पड़ेगा। वो मिक्स भी बनाएंगे, सस्ती बिजली भी पैदा करेंगे, अपनी कंपनियों के ज़रिए डॉलर के बजाय रुपए में एक मार्केट प्लेस क्रिएट करेंगे शमसी तवानाई की, जिससे हमारी डॉलर वाला बोझ भी ख़त्म होगा, कीमत बिजली की भी कम होगी। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हम बात कर रहे हैं बिजली की, गैस की और पानी की और तवानाई की। डॉक्टर साहब, ये सर्कुलर डेट जो है ये क्या बला है, इसका क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। ये 2 सर्कुलर डेट है मुल्क के जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं जी। एक गैस का है और एक बिजली का है। बिजली का सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 2400 अरब है, और गैस का सर्कुलर डेट अगर आप उसमें इंटरेस्ट को लेट पेमेंट जो हम करते हैं उसका जो जुर्माना है वो डाल दें तो 2800-2900 अरब है। वैसे 2100 अरब है, मगर 2800-2900 अरब है अगर उसमें जुर्माना भी डाल दें। तो कुल मिला के ये 5000 अरब यानी 5200 अरब के करीब 52 नहीं है। ये क्या बला, पहले तो ये बता दीजिए ना। जी, है ये बला ऐसे कि आप बिजली से शुरू कर लेते हैं। आसान है समझाना, क्योंकि लोगों ने ट्रांसफार्मर देखें। गैस से करूँगा तो बात एक ही है। देखिए भाई, होता है ऐसे है कि आपकी एक बिजली की पैदावारी कीमत है, उसके बाद वो बिजली बड़ी बड़ी, आप लाहौर से कहीं जा रहे हों या कराची से सक्खर जा रहे हों तो आपने देखा बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, मोटी मोटी सी, उनके ज़रिए बिजली जाती है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में आ जाती है, जिसमें लेस्को है, हेस्को है, पेस्को है, बेशुमार हमारी कंपनियां ऐसी वहाँ तक आ जाती। तो आप मान लें जिस तरह बैंक का काउंटर होता है जहाँ पे जाके आप पैसे जमा करवाते हैं, वो गिन के आपको बताते हैं और रसीद देते हैं कि हमने इतने पैसे आपको ये वसूल कर लिए आपसे। बिल्कुल इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के काउंटर लगे हुए हैं जहाँ पे जब ट्रांसमिशन लाइन उनको बिजली देती है तो वो लिखा पड़ा जाता है कि इतनी बिजली हमने वसूल की। अब जो बिजली बेचते हैं, जो बिजली वसूल करते हैं और जो बिजली बेचते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। ऑब्वियसली जब बिजली चलती है तार पे तो उससे गर्मी पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है, तो कुछ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं गर्मी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, जिसको नेचुरल टेक्निकल लॉस कहते हैं। हमारा जो रेगुलेटर है वो ये कहता है कि भाई लेस्को वालों, तुम्हारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तुम्हारा लॉस 10% या 11% होना चाहिए। लेस्को जाके अगर कर दे 16% नुकसान, तो बाकी 4% या 5% बिजली जो आपने वसूल की आगे बेचनी थी,
लेकिन आपने 4 या 5% कम बेची, उसका खर्चा किधर जाएगा, उसकी कीमत कहाँ जाएगी? सर्कुलर डेट में। ठीक। दूसरी बात ये कि चलें आपने 4-5% नुकसान कर दिया बिजली बेचने में, अब जो बेची है उसके पैसे तो इकट्ठे कर लो। तो रेगुलेटर ये कहता है कि यार जो बिजली बेची उसके पैसे तो लोगे ना, मुफ्त तो नहीं बेच रहे हो। पहले तो चोरी करवा दी 4% 5%, लेकिन जो बेची है उसके पैसे तो ले लो। तो वो कहता है 100% पैसे तो लोगे, तो हम कहते हैं नहीं, वो भी हम 90% या 88% लेंगे। तो वो जो 10% नुकसान हुआ वो किधर गया? सर्कुलर डेट में। तो जितनी आप बिजली बेचते चले जाएंगे, सर्कुलर क्यों है कि जितनी ज़्यादा बिजली बेचेंगे उसका जो 4% का नुकसान चोरी में, 5% का और 10% का नुकसान जो पैसे वसूल नहीं करते, वो कहाँ जाएगा? ये वो नुकसान है जो रेगुलेटर कहता है कि आप उससे नहीं ले सकते, अपने सारिफ से नहीं ले सकते। तो अगर नहीं ले सकते तो वो कहाँ जाएगा? सर्कुलर डेट में। जो जिम्मेदारी किसकी है? वफाकी हुकूमत की। जो कैसे पूरा करेगा इसको? टैक्स लगा के। टैक्स कौन देता है? गरीब तरीन लोग। तो पिस कौन गया? गरीब तरीन लोग। और फ़ायदा किसको हुआ? चोर को। चोर को। तो मुआशरे में अगर आपको ये समझ आ जाए कि जो महल्ले का सबसे बड़ा, तो डॉक्टर साहब ये चोरी ख़त्म क्यों नहीं कर सकते और गरीब को फ़ायदा क्यों नहीं दे सकते? भाई इसके अंदर अब आप चाहें तो मैं नॉन कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, और अगर आप चाहें तो कंट्रोवर्शियल बात करूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप जो सही बात कर ले। जो सही बात तो दोनों है। नॉन कंट्रोवर्शियल पहले कर लेता हूँ, फिर कंट्रोवर्शियल आपका वक्त ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, तो मैं पहुँचूंगा ही नहीं वहाँ तक, तो फिर बात नहीं होगी। कंट्रोवर्शियल कर ले पहले। नहीं, उसको छोड़ दें, नहीं वो ज़्यादा वर्दी नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगी ना, आप किसी और तरह मुझे ले जाएंगे, फिर आप नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं अब उसी पे इक्तफा करूंगा। आप कंट्रोवर्शियल पहले। देखिए बात ये है कि आप गैस ले लेते हैं, बिजली की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अभी मैंने आपको सोल्यूशन बताना कि चोरी कैसे रोकेंगे, वो है सोल्यूशन, ताकि आप कहीं आपको या आवाम को ये तासुर ना हो कि हमने सोचा नहीं है, वो है सोल्यूशन। लेकिन आपने क्योंकि सवाल बदल दिया तो पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखें इस वक्त SSGC जो बलूचिस्तान और सिंध को गैस फराहम करती है, उसकी तकरीबन 40 से 50% जो नुकसान है जो बाकी तमाम लोग देते हैं, ये वो है जो सर्दियों के अंदर बिल की अदायगी बलूचिस्तान से नहीं होती, और साफ जवाब हो जाता है कि हम नहीं देंगे। बल्कि यहाँ तक कि अदालतों ने भी कह दिया कि आप 10,000 से ऊपर अगर लेना चाहें तो वो नहीं देंगे। गैस तो ज़रूर देंगे हम, लेकिन पैसे नहीं ले सकते। तो नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। ठीक। वो कहते हैं हमारा हक है, हम कहते हैं आपका हक है तो आप ले लें। तो ले लें, और पैसे ना दें तो कोई तो देगा ना, या कोई भी नहीं देगा? कोई तो देगा। जो देगा वो तो तमाम लोग हैं मुल्क के, तो वो देंगे फिर। तो ये एक और सर्कुलर डेट के अंदर इजाफत, यानी उस नुकसान में जो मैंने अभी आपको समझाया, तो तकरीबन 40 से 50% जो नुकसान है वो सिर्फ हो रहा है एक सूबे में हमारी रिट ऑफ द स्टेट ना होने से, और हमारी इनएबिलिटी टू कलेक्ट द जो वहाँ से बिजली बेची है उसकी कीमत वसूल करने की ना होने की वजह से उस एक कंपनी का 30-40%, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मुझे तो 40-50% याद है, मैं एहतियातन ये कह रहा हूँ, वो नुकसान वहाँ पे हो रहा है। ठीक। दूसरी तरफ यहाँ जो कंपनी है नॉर्थ में, वो कंपनी SNGPL है। SNGPL का जो नुकसान, यानी हम कड़क में तकरीबन को 15 मिलियन यूनिट बेचते हैं गैस के, 15 या 16 या 17 याद नहीं पड़ता, ठीक। और एक के भी पैसे इकट्ठे नहीं होते, नुकसान 15-16 मिलियन यूनिट है। यानी जो बेचते हैं वो चला जाता है, उसके पैसे इकट्ठे नहीं होते। तो करक में भी गैस, वही मसला है, गैस वहाँ से निकलती है, तो गैस तो बलूचिस्तान से भी निकलती है। हाँ। तो फिर फैसला कर लेना कि जहाँ से जो चीज़ निकल आए वहाँ से तो पैसे नहीं लेने, तो फिर ये भी फैसला कर लें कि जब नहीं लेने तो किसी और ने देने हैं। तो ये मुझे बता दें कि वो कौन है जिसने देने हैं, ठीक। तो उससे ले लेते हैं, और जब उससे लेते हैं तो फिर कीमत बढ़ जाती है। ठीक। तो वो कीमत अदा करने वाला तो वही मज़दूर किसान है जो उधर भी मज़दूर किसान है और इधर भी मज़दूर किसान है और यहाँ भी मज़दूर किसान है और वहाँ भी मज़दूर किसान है, तो ले लें उससे फिर। अच्छा, दूसरा मसला करक का हो गया आके, ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके अंदर कुछ यानी
अहम वो यानी इसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ ये थी कि सूबों का जिक्र मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था, सूबों का जिक्र करना कि बलूचिस्तान या कोयटा की गैस या कुछ, क्योंकि ये बात भी ठीक है कि गैस वहाँ से निकलती है, ज़्यादा तो गैस भी ख़त्म है, तो वो अब वो पॉजिटिव बात भी कर लें। पॉजिटिव बात तो सोल्यूशन की थी, वो तो आपने उस तरफ आने ही नहीं दिया मुझे आपने। तो दूसरी जो हम तरीक़ाकार इसको मैं नहीं कुछ ये नहीं है आप लोग कुछ कर रहे हैं या कि साल बाद बैठ के भी हम दोनों बातें तो यही बात पड़ेंगी सूबों के साथ बैठ के, ये तो उनके बगैर नहीं हो सकती। अच्छा। यानी कोई भी, चाहे वो गैस की कीमत है, बिजली की कीमत है, अगर किसी सूबे के लोग ये समझें गलत या सही कि ये ज़्यादती है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने उनकी तसल्ली करनी है। तसल्ली नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फ्रैंकली हम आगे बढ़ना भी नहीं चाहते उनके बगैर। तो हमारी ये कोशिश है कि अब जाके ये तमाम मुकदमा जो मैंने आपके सामने रखा है, ये वहाँ के वज़राए आला के सामने रखें और कोई रास्ता ऐसा निकालें कि उनकी भी तकालीफ़ का अजाला हो, उनका भी जो हक़ है वो अदा हो, और मुल्क भी जिस तरह इम्प्लोड कर रहा है इस बोझ के तले, जिसको आप सर्कुलर डेट कह रहे हैं, वो बोझ भी कम हो। यानी हम डूबे भी नहीं, पूरा मुल्क भी गारत ना हो, लेकिन साथ के साथ सूबों में कोई एलियनेशन का एहसास भी ना हो। सूबों को ये भी लगे कि हाँ, अगर हमारा एसेट है तो हमें एक एडवांटेज उसका मिल रहा है और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो रही हैं। लेकिन साथ के साथ उनको ये भी हमें एहसास दिलाना होगा कि जो रियासत का आप पे हक़ है, आपका जो रियासत पे हक़ है, वो तो रियासत को कबूल करना ही होगा। ये तो इकाई और वफाक का असूल है। मगर जो एक मुल्क का हक़ है एक सिटीज़न के ऊपर, ठीक, उसकी भी कुछ। और वो जो रूस से सस्ता तेल दरामद करना, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके दरमियान में कुछ फ़ैसले ऐसे हुए कि हमारी कोशिश तो ये थी कि तमाम फ़ैसले हों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में, मगर फिर फ़ैसले कुछ ऐसे हुए कि इसको प्राइवेट सेक्टर में ही डाल दिया जाए। अच्छा। हमने जो कार्गो मंगवाया था उससे अगर मैं आपको सिर्फ फ़ायदा बता दूं हमें कितना हुआ, उस 2 कार्गो से 50-50 हज़ार टन की 1 लाख टन जो हमारे दौर में आया था, तो अगली दफ़ा हमें डील करना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा हमें कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन बेइंतहा फ़ायदा हुआ हमें, ठीक। लेकिन अब क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में जा रही है तो फ़ायदा अब रिफ़ाइनरियों को हो रहा है, अब आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर से। हमारी जो पहली तजवीज़ थी वो ये थी कि पहले एक शिप मंगवा लें, फिर एक कंपनी इस रियासत बनाए जो उस खाम तेल को इंपोर्ट करे, उसका फ़ायदा जो है वो रियासती कंपनी में महफूज किया जाए, रिफ़ाइनरी में ना जाए, और फिर जब हम प्राइसिंग करते हैं तो वो तमाम फ़ायदा जो उस पेट्रोल से हमें मिल रहा है उसको कीमत में डाल दिया जाए ताकि लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। वैसे तो आपको आज मेरा भी शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैं खामोश बैठा रहा और आप बोलते रहे। जी बात ठीक है, और अपनी बात आपने कह दी। नाजरीन, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ और इस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।